एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था, सब करवा दिया, सारे क्वेश्चन करवा दिया ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी के साथ। फोड़ के रख दो, 50 तरह के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो करना है सॉलिड करना है। और आपके पीवाईक्यूज, एम्स के पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू और उसमें लगने वाले जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, जो ट्रिक लग रहे थे, वो सब बता दिया गया है। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो आई जबरदस्त मायने रखेगा। तो यही फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार करना है और कुछ नया तैयार नहीं करना है। कंसंट्रेशन अगर सेम है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसमें सॉल्यूशन जितना गिर चुका है वो उतना नहीं गिरेगा, थोड़ा सा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये फंडा आप कब लगाएंगे? जब कंसंट्रेशन क्या दिया हो, सेम दिया हो। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी फोड़ सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी और कौन सी ट्रिक लगानी है, वो इस सेशन में कवर होने वाला है। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल की पहचान क्या है और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, उस पर फटाफट बात कर लेते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन की पहचान यह है कि उसमें जो सॉल्यूट दिए जाएंगे, उस सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में घोलेंगे तो वो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसोसिएट हो रहा होगा या तो एसोसिएट हो रहा होगा। तो ये पहचान है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। जैसे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में आपको जो भी सॉल्यूट दिया जाएगा वो सारे के सारे सॉल्यूट क्या होने वाले? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जब भी हम इन्हें किसी सॉल्वेंट पानी वगैरह में घोलते हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया, क्या होगा? वो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड की पहचान क्या है? मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए NaCl का, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए MgBr2 का, जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए Al2SO4 थ्राइस का, जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए CuCl2 का, तो आप देख पा रहे हैं मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है मेरे भाई। और इनको जब भी हम पानी या किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जब कभी भी सॉल्यूट अपने आयंस में डिसोसिएट होने लगे तो समझ लेना कि वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या बेंजोइक एसिड हो गया, जब इसको हम बेंजीन में घोल रहे थे, आपको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेंजीन में घोला था तो ये जाके डाइमराइज हो जा रहा था और इसे हम क्या कहते हैं कि ये सॉल्वेंट के अंदर जाकर के क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। तो जब कभी भी आपको डिसोसिएट या एसोसिएट का केस दिखाई दे तो वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। यहां पर तो ये आप अपना नोट कर लेना पॉज करके। यहां जो मेन बात आपको सिखानी है वो ये है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले यही वाले फॉर्मूले तैयार करने चाहिए थे, ना कि ये वाले। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के साथ दोनों ही चीज कवर हो रहा है। कैसे कवर हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव, इन दोनों में रिलेशन समझा रहा हूं। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसे सॉल्यूट, उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऐसे सॉल्यूट होते थे जो हम सॉल्वेंट में जब हम उनको घोलते थे तो वो सॉल्यूट ना तो टूटते थे ना तो वो आपस में जुड़ते थे, बस चुपचाप जाके घुल जाते थे। मतलब वो सॉल्यूट कैसा हुआ करता था? वो सॉल्यूट आपका हुआ करता था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सारे शुगर हो गए, जितने भी सुक्रोज फ्रक्टोज होते हैं सब शुगर हो गए। इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, ठीक, इथाइलिन ग्लाइकॉल पे न्यूमेरिकल आया, एस्कॉर्बिक एसिड पे न्यूमेरिकल आया। ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं भाई, उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही ये फॉर्मूला तैयार किया होता तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन आता तो आई की जगह 1 पुट कर देते, और जैसे ही आई की जगह 1 पुट करते तो ये फॉर्मूला आपका वैसा ही तो बन जाता। इसलिए आप आज से ये फॉर्मूला तैयार करेंगे पूरे लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर के लिए। अगर वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा तो ये वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू या तो उस क्वेश्चन में दी होगी, या तो जैसा आपको प्रीवियस सेशन में हमने सिखाया आई की वैल्यू निकालना, वो वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे। और अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन हुआ तो आई की जगह 1 पुट कर देंगे, बस। तो यही फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार करना है और कुछ नया तैयार नहीं करना है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल। अब कैसे जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो न्यूमेरिकल के साथ आपको सिखाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत खूब पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उस सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। तो इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखो 2 तरीके लगाने हैं। पहला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट आपको, ये वाला थ्योरेटिकल फंडा आपको तब लगाना है जब हम डिफरेंट सॉल्यूशन दें। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे देखो सब डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो सारे डिफरेंट सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस आपस में क्या हो? सेम हो। जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, डिफरेंट सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तब आपको ये थ्योरेटिकल फंडा लगाना है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आपको देखना है कि किस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है डिफरेंट हुआ, तो उस केस में आपको दूसरा वाला फंडा लगाना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? वांट ऑफ फैक्टर आई इनटू जो भी उस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा वो आप यहां पे लगाएंगे। तो ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया I इंटू सी, जहां I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, और I कुछ और नहीं, जो भी सॉल्यूट दिया जाएगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल गिन करके आपको इस जगह पे I की जगह पे रख देना है। ये भी अभी आपको अंदर सिखाया जाएगा। तो ये 2 फैक्टर लेकर के हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में उतरना है। और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए, वेब जिसमें हम इसमें भी ना जाए, सीधा हम कैसे बोले भाई, या तो उस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर पूछ रहा होगा, या तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, या तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम है ये सब पूछा जाएगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका मैक्सिमम मिनिमम है ये सब पूछा जाएगा। तो जब आपको वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो इसके लिए आप तैयारी कर लो ये, जिससे और जल्दी हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेपर प्रेशर पूछे, फ्रीजिंग पॉइंट पूछे सॉल्यूशन का कि किसका ज्यादा कम होगा, तो उसमें लगाना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल जिसमें ज्यादा होंगे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अगर सॉल्यूट के पार्टिकल जिसके ज्यादा होंगे उस केस में बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये 2 फैक्टर तैयार कर लोगे तो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको जो भी अभी क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज आपको फटाफट सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि जल्दी से हमारा ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। उसमें मैं आपको दोनों तरीके से अभी समझाने वाला हूं। तो चलिए ये फैक्टर के साथ हम बढ़ते हैं और देखते हैं। एक बात बताइए पहले सिंपल तरीके से, देखो यहां तो हमने आपको बता ही दिया है, सीधा देखो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूट। कब लगाना है? जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? सेम हो। देखो पहले न्यूमेरिकल में क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम है? 1m 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 कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। पहले आप इसी से देख लीजिए, फिर मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा। यूरिया क्या होता है? आप सभी को पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक पार्टिकल है, तो इसमें कहोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कितना पार्टिकल है? एक पार्टिकल है। NaCl देखो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इसको पानी में घोलोगे Na प्लस और Cl माइनस 2 पार्टिकल मिलेंगे, तो इसमें कितना हुआ? 2 पार्टिकल। इसमें कितना मिलेगा? 1 Mg 2 Br, कितने पार्टिकल? 3 पार्टिकल। इसमें देखो 2 Al और 3 SO4, कितने पार्टिकल? 5 पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो आंसर क्या आ गया? डी। तैयार हो गया ये? अच्छा भाई तैयार हो गया। लेकिन यहां पर आपको जरा सा एक बार फंडामेंटल भी क्लियर करना चाहिए, ठीक है। देखिए चूंकि कंसंट्रेशन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका क्वेश्चन है? बॉइलिंग पॉइंट। ये किससे डील होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से डील होगा। एक बात बताइए, यहां पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए कि हम इन सबको पानी में घोल रहे हैं, तो पानी का, मान लीजिए यहां पानी है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आप सभी को पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस जगह का जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, उसी का तो देखो, उसी सोल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने कह दिया 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लीजिए कोई और सोल्यूशन दिया है, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना ही है, तो ये कम से कम 101 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यूरिया नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? कम। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने का मतलब कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डील हो रहा है? ये बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें कम हो रहा है? इसमें। तो ये किसका हो गया? यूरिया का हो गया। अच्छी बात है भाई, ये यूरिया का हो गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें? Al2SO4 थ्राइस का। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये किसका होने वाला है भाई? Al2SO4 थ्राइस का होने वाला है। अब आप खुद बता दीजिए
कि इस पानी में हम यूरिया मिलाए तो वो सोल्यूशन हमें 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता हुआ दिखाई दिया, बॉयल होता हुआ दिखाई दिया, और जब इसी पानी में हमने Al2SO4 थ्राइस मिलाया तो वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उबला। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? Al2SO4 थ्राइस का हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका बॉइलिंग उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ये था आपका फंडामेंटल। तो आपको बस देखना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इसका मतलब एक लंबी सी लाइन खींच देना और जाके यहां गिरना, देखोगे आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे आओगे। जितने भी सोल्यूशन दिए सबका ऐसा ही होगा, 101 है, किसी का 102 होगा, किसी का 103 होगा, लेकिन मैक्सिमम देखोगे तो Al2SO4 थ्राइस का ही देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? ज्यादा। क्लियर? तो ये तो आपका फंडामेंटल था, लेकिन अपने नीट एग्जाम में आप इससे सॉल्व करना, जिसका जब भी कंसंट्रेशन सेम हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज्यादा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। नंबर ऑफ पार्टिकल इसका ज्यादा है, कंसंट्रेशन सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसका ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? आइए अब हम लोग इसमें चलते हैं। ये देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। आप यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ही है। जब भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो तो याद रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? I इंटू सी। क्लियर? आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। यहां पर देख लो, यहां पर क्या मैंने आपको ये बोला कि 80% 90% डिसोसिएट हो रहा है। जब किसी भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दिया हो तो आप उसे 100% मानिए कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, और अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू कुछ और नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल ही होता है। ये आपको मैंने प्रीवियस सेशन में सिखाया था। तो यहां पे कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई भी अल्फाज में नहीं दिख रहा है, तो आप मानिए कि ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं। 100% डिसोसिएट हो रहे हैं तो ये कितने पार्टिकल देगा? 2 Al और 3 SO4। कितने हो गए? 5 पार्टिकल। और ये हो गया आई की वैल्यू, और कंसंट्रेशन क्या दिया? 0.04। तो ये हो गया 0.04। ये क्या बना आपके लिए? इफेक्टिव कंसंट्रेशन। कितना आया? मल्टीप्लाई करोगे 0.2 आएगा। क्लियर? अब यहां देखो इफेक्टिव कंसंट्रेशन। यूरिया, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये ना टूटता है ना जुड़ता है, तो इसको काउंट करेंगे एक पार्टिकल की तरह। तो ये आई हो गया आपका, ठीक है, आई हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आई हो गया, और इनटू यहां पर कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.1। कितना आया? 0.1। अब देखिए जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखा जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से देखा जाता है, तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बताइए, आप खुद बताइए, यहां पर पानी है, पानी में इनको यूरिया को और इसको घोला गया है, तो जो यूरिया होगा उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो Al2SO4 थ्राइस डालोगे जब पानी में तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप खुद बताइए किस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है? आपको ये और ये वैल्यू में बताना है। आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े थे, पानी के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े थे, जब उसमें हमने यूरिया मिलाया तो हमें इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिला, मतलब हम 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए सपोज, और जब हमने Al2SO4 थ्राइस मिलाया तो हमने देखा कि हम चले गए 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर से देख लीजिए, जिसका इफेक्ट जब भी आपको कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे तो उस केस में आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन में लगाना है आई इंटू सी। आई का मतलब होगा नंबर ऑफ पार्टिकल 5, और सी का मतलब कंसंट्रेशन जो दिया है, तो ये 0.2 आया, और ऐसे इधर किया तो ये 0.1 आया। जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दिखाई दे रहा है? इससे ज्यादा है, तो किसका हुआ? इसका। तो जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यहां से एक ट्रिक बन गया, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या? इफेक्टिव कंसंट्रेशन। क्लियर? तो जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा गया। आप देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। 40 क्वेश्चन के सीरीज में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंच गए। आपसे कह रहा है पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। नीट 2015 का क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर। मतलब एक सोल्यूशन दिया गया है एक्स का, किसके अंदर में? वाटर के अंदर में। ये एक सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई। इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ y इन वाटर। यहां तक के कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो सोल्यूशन है, एक में हमने पानी में x मिला के एक सोल्यूशन तैयार किया, और एक बार पानी में y मिला के एक सोल्यूशन तैयार किया, और आपसे कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट इस x वाले सोल्यूशन का है ये ज्यादा है, ये कह रहा है,
और साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि आपने ये जो दोनों सोल्यूशन बना रखे हैं, ये दोनों सोल्यूशन इक्विमोलल सोल्यूशन है। इक्विमोलल सोल्यूशन का मतलब हो गया कि दोनों की मोलालिटी सेम है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसका ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, मतलब जिसमें सॉल्यूट ज्यादा टूट रहा होगा। क्लियर हुआ? तो देखिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, मतलब जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसका जब ज्यादा है तो इसका मतलब एक्स ज्यादा टूट रहा होगा, एक्स ज्यादा टूट रहा होगा। तो देखो ऑप्शन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई। इस पे क्यों नहीं जा रहे हो? अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है तो मोलर मास से अब कोई मतलब रहा नहीं। मोलर मास कंसंट्रेशन का ही तो हिस्सा है, मोल पर लीटर, मोल में ही तो आता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी मोलर मास से कोई लेना देना नहीं है। Y is undergoing dissociation in water while X undergoes no change। अरे X ज्यादा टूट रहा होगा भैया, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, यानी एक्स ज्यादा टूट रहा है तभी इस एक्स वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। और यहां कह रहा है वाई ज्यादा टूट रहा है और एक्स टूट ही नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, पक्की बात है, एक्स टूट रहा होगा तभी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा मिल रहा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो यही आंसर होगा। लास्ट में देखिए मॉलिक्यूलर मास की तो कोई बात ही नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हुआ, सी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम वेपर प्रेशर। मैंने आपसे बोला कि वेपर प्रेशर का क्वेश्चन अगर आता है, आपसे कह रहा है इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर कम होगा। पहले आपको क्या देखना है, पहले तो आपको एक ट्रिक दे ही दिया है। देखिए दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम हो और आपको फटाफट क्वेश्चन करने का मन हो तो आपको ये वाला फंडा लगाना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूट। तो भैया जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यहां पर देखो कितने सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, 3, एक बी है 2 Cl। यहां देखो ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, 1। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। खत्म भैया, मिनिमम वेपर प्रेशर, तो आंसर ये आ गया, बी हो गया। तो ये तो इस ट्रिक से 1 सेकंड में हो गया, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल भी अपना क्लियर कर लो। देखो कैसे वेपर प्रेशर का क्वेश्चन डील होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से, और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है भाई, अब आप खुद देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें 3 है और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, 1 है, क्योंकि ये टूटता नहीं है, एक ही पार्टिकल बना रहता है, और ये टूट जाएगा Ba+2 2Cl- में, तो 3 पार्टिकल है। अब ध्यान से देखिए, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में इतना पढ़ा करिए, इतना ये पढ़िए, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर खूब घटेगा, और खूब घट के कहां पहुंच जाएगा, मिनिमम पे। ध्यान से देखिए, पानी वाटर, मान लीजिए कि इसका वेपर प्रेशर हमने ऐसे ही मान लिया कि इसका वेपर प्रेशर 10 है, इसका वेपर प्रेशर क्या मान लिया, 10 मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हमने इसमें BaCl2 मिलाया तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो इसमें वेपर प्रेशर में गिरावट बहुत ज्यादा आई। किस केस में आई, BaCl2 वाले केस में वेपर प्रेशर में गिरावट बहुत ज्यादा आई है, जबकि ग्लूकोज में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में गिरावट भी क्या आएगी, कम आएगी। ये हो गया आपका ग्लूकोज वाला। अब आप बताइए, 10 से गिरकर यहां पहुंच गए 6 पर, और यहां पहुंच गए आपने, यहां पे पहुंच गए आप 2 पर। 1 मिनट, क्या हो रही है, यहां पहुंच गए आप 2 पर, ठीक है। अब आप बताइए ये 6 का वेपर प्रेशर है और ये 2 का है, 2 ही सोल्यूशन है, तो किस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ रहा है, किस सोल्यूशन का, ये मिनिमम हुआ और ये मैक्सिमम हुआ। 6 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, तो मिनिमम वेपर प्रेशर किसका आ रहा है, BaCl2 का आ रहा है, सीधी बात। तो जिसमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम आएगा। क्लियर हो गया। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा होगी, तो वो मिनिमम पे पहुंच जाएगा। क्लियर। तो मिनिमम वेपर प्रेशर किसका आएगा, बी का। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। यहां पर देखिए
अरे भाई NaCl है, 2 पार्टिकल, NaCl है, 2 पार्टिकल, पार्टिकल सेम है। अब पार्टिकल सेम है तब कौन सा फंडा लगाओगे? तब आप लगाएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इसमें चले जाओ, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये किसका क्वेश्चन है? वेपर प्रेशर का। तो किससे डील होगा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। यानी कि जिसमें इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसमें वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज्यादा गिरेगा तो यानी वेपर प्रेशर मिनिमम पे आएगा। तो यहां लेकिन मैक्सिमम पूछा है। चलिए देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, लेकिन यहां पे देखो 1 मोलर कह रहा है और 1 मोलर कह रहा है। याद रखिएगा, मोलारिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है मोलालिटी से। ये क्या लिखा हुआ है? मोलारिटी, मोलारिटी। और ये क्या लिखा हुआ है? मोलालिटी, मोलालिटी। तो किसका मोलालिटी? तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है भाई? मोलर वाले का। ठीक, अब देखो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से चेक नहीं कर सकते, तो कॉन्सेंट्रेशन से चेक करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और इसका ये 1 मोलर, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा। रिलेटिव, रिलेटिव थोड़ी आर मत बोला करो, इससे बोला करो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा। यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब ये ज्यादा गिरेगा, ये कम गिरेगा। ये वाला M वाला, ये M वाला ज्यादा गिरेगा, तो मिनिमम वेपर प्रेशर पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये थोड़ा कम गिरेगा, ये मोलालिटी वाला है, तो ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे आएगा। तो इन दो सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा, और वेपर प्रेशर अगर गिरेगा तो मिनिमम पे पहुंचेगा। तो यहां मिनिमम पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो कौन आंसर होगा? ये, क्योंकि ये इसकी वैल्यू यहां है, इसकी वैल्यू यहां है। ये अगर 10 है तो ये समझना चाहिए आपको 4 या 5 है। क्लियर? तो मैक्सिमम किसका आ रहा है? 10 बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और ये नीट 2010 का क्वेश्चन है, नीट 2010 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं? एन एक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलर इन KI, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर KI, ऐसे इसको पढ़ो, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर KI विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीज। एक बात बताइए, यहां पे कह रहा है एक्वस सोल्यूशन है, साफ साफ देखना। एक बात बताओ कि आपने जब पानी में, जब ये पानी था तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, भैया वेपर खूब वेपर बना रहा था। जैसे ही आपने इसमें KI मिलाया था तो इसका वेपर प्रेशर घट गया, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। अब आपसे कह रहा है कि हम ऐसा इसमें से क्या मिला दें जो कि इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाए। एक बात बताइए, ये NaCl अगर मिलाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर तो और कम होगा ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो तो वेपर प्रेशर और कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये आपको लिखवाया है 10 बार, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। तो आप एक बात बताइए, आप NaCl मिलाइए, चाहे Na2SO4 मिलाइए, चाहे KI मिला दीजिए, इन तीनों में से किसी को मिलाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। हमसे कह रहा है इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़वा दो मेरे भाई, कम मत करवा। तो ये 3 तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तीनों जब मिलाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल और बढ़ जाएंगे तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। बचा एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को देखिए, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप खाली वाटर पे खड़े थे तो इसका वेपर प्रेशर था इस समय मान लीजिए 20। जब इसमें आप KI मिलाए थे, जब आप इसमें KI मिलाए थे, जब आप इसके अंदर KI मिलाए थे तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट करके पहुंच गया था मान लीजिए 10 पर, जब आपने KI मिलाया था। अब आपसे कह रहा है 10 पर पहुंच गया था, ठीक है, घट करके 10 पे पहुंच गया था क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े थे, KI मिलाने से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए थे, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया, तो आप 10 पे पहुंच गए थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें पानी और मिला, ये लो इसमें और पानी मिला। अगर आप इसमें और पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने से क्या होगा? पानी मिलाने से वो फीका हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूटेड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, उसका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है ना, तो किससे डील होगा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। और पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर में गिरावट कम होगी। तो जितना आप गिर चुके हो, आप नहीं गिरे हो, ये सोल्यूशन जितना गिर चुका है वो उतना नहीं गिरेगा। थोड़ा सा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कम से कम 15 पे आ जाएगा। नहीं समझे?
अगर आप इसमें इस सोल्यूशन में पानी और मिला दोगे तो जितना ये गिरा था उतना नहीं गिरेगा, थोड़ा कम गिरेगा, थोड़ा कम गिरेगा। तो ओवरऑल देखो वेपर प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 10 पे पहुंच चुके थे, अब आपके नंबर कितने आने लगे? 15। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? पानी मिलाने से कॉन्सेंट्रेशन घटा, कॉन्सेंट्रेशन घटा तो वेपर प्रेशर में गिरावट कम दर्ज हुई, वेपर प्रेशर में गिरावट कम दर्ज हुई। पहले गिरावट ज्यादा थी, अब गिरावट कम दर्ज हुई है, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया 10 से 15 हो गया। तो ये है राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। Which one of the following 0.1 m aqueous solution, which one will exhibit the largest फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? एक बात सुनो, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, और ये जो ट्रिक लगाते हो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीएफ का ट्रिक है भैया, ध्यान रखना, ये मत लगा देना। आपसे इस बार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछ लिया डेल्टा टीएफ, तो आप भी जानते हैं कि कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के होता है, ये जानते हो ना, सॉल्यूट पार्टिकल। और ये फंडा हम तब लगाते हैं जब सारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो। तो आपसे कह रहा है कि ये 4 सॉल्यूशन अलग अलग दिए गए, इन चारों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 है, तो चारों सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन सेम होगा तो फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किससे चेक करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल हैं? 2, एक के एक सीएल, ये तो एक ही पार्टिकल में रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटे फूटेगा नहीं, एक पार्टिकल। ये देखो 5 पार्टिकल, ये देखो 2 के और एक SO4, 3 पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, डेल्टा टीएफ भी ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, और डेल्टा टीएफ क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, तो डेल्टा टीएफ ज्यादा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे, और ये क्वेश्चन एम्स 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आराम से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको केबी दे रहा है। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस केसीएल सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। इसमें केसीएल को मिलाया जा रहा है किसमें? पानी में। किसमें मिलाया जा रहा है? पानी में। एक बात जरा ध्यान से सुनिए, आगे भी देखिए लिखा हुआ है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ केसीएल, यानी यहाँ टूटने फूटने की बात हो रही है, टूटने फूटने की बात हो रही है। तो ये एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो आई जबरदस्त मायने रखेगा, वांट ऑफ फैक्टर आई बहुत मायने यहां रखने वाला है। क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का है, तो ये डील कैसे होगा? डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन से डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। अब आराम से आप बात को समझिए। यहां पर देखो कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है 100% डिसोसिएट। 100% डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि उस सॉल्यूट के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है। जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल गिन लिया करो कि जब केसीएल को पानी में डालेंगे तो ये 2 पार्टिकल में टूटेगा, के प्लस सीएल माइनस 2 पार्टिकल में। तो जब भी 100% डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू कुछ और नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 2। इस तरह आपको आई भी पता लग गया कि आई की वैल्यू क्या होगी? 2। अब एक बात बताइए कि भाई सबसे पहले आपके पास आपके हाथ में था पानी, पानी तो बेचारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता था, लेकिन जैसे ही आपने इसमें केसीएल मिला दिया तो अब ये जो सॉल्यूशन बना है वो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, वो ज्यादा आग मांगेगा। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब कभी भी पानी में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो पानी का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है, और इस तरह अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी में आप केसीएल मिला चुके हैं। तो अब ये सॉल्यूशन बन गया, और वो सॉल्यूशन अब ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। मान लो कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे उबल रहा है, तो ये कितने टेम्परेचर पे उबल रहा है? तो बस हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी निकाल लें तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, और यही होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या दिया हुआ है? टीबी नॉट दिया हुआ है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो बस हम इतना निकाल लें, 100 में हम जोड़ देंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, और यही मेरा आंसर है। क्लियर हो गया? अब कैसे निकालेंगे? बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, आपको डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबी एम लगा देना है। तो डेल्टा टीबी बराबर आई कितना है? 2, केबी कितना दिया हुआ है? 0.52, और एम का मतलब क्या होता है? मोलालिटी दिया हुआ है 1 मोलर, यानी मोलालिटी कितनी हो गई? 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो आएगा 1.04। ये आ गया डेल्टा टीबी का मतलब कितना आ गया? 1.04, यानी कि आप 100 से कितना दूर पहुंच चुके हैं? तो 100 प्लस 1.04, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 101.04।
मतलब सोल्यूशन यहां पे उबलेगा, यही आपसे पूछा था। तो बस सोल्यूशन कहां उबलेगा? अगर वो पानी वाला क्वेश्चन है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आप खड़े ही हैं, तो पानी इसी पे उबलता है, और उसमें कुछ भी और मिलाओगे तो पानी अब देरी से उबलेगा। कितनी देरी से उबलेगा? उसके लिए बस डेल्टा टीवी निकाल लेना और उसको पानी वाले में जोड़ देना, तो यहां पहुंच जाओगे और यही क्या होगा? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? तो बार बार हर बारी आपको डेल्टा टीवी ही निकालना होगा। बस इसमें आपको डेल्टा टीवी कितना उठान मारा है, कितना ज्यादा बॉइलिंग, कितना ज्यादा आग खा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, बस इतना निकाल लेना और 100 में जोड़ देना। आप सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि नीट 2011 में पूछा हुआ है। 0.1 मोलर aqueous solution of weak acid is 30% आयनाइज। 30% आयनाइज का मतलब क्या हो गया? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, आयनाइज बोल रहा है ना, आयनाइज का मतलब डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन का मतलब ये एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और इसमें आई खेलेगा। समझ गए ना भाई? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 1 मोलर, सॉरी 0.1 मोलर, 0.1 मोलर का मतलब यहां मोलालिटी दी है आपको 0.1। ठीक है भाई। aqueous solution of weak acid is 30% ionized. If kf of water is इतना, kf दिया हुआ है, the freezing point of the solution will be। एक बात बताइए, सबसे पहले ये वीक एसिड है, इस वीक एसिड को हम पानी में मिला रहे हैं। वीक एसिड का नाम नहीं दिया है। एसिड क्या होता है? जो H+ देता है। जब कभी भी आपको नाम ना दे तो फिर आप वीक एसिड के नाम पर मान लेना HX। HX मतलब जो एक H+ दे। वो अच्छा होता कि यहाँ पे खुद ही HX लिख के दे देता तो ज्यादा अच्छा होता, वरना जब भी आपको वीक एसिड लिख के दे तो बस एक H+ वाला चीज ही लिखा करो। तो आप यहां मान लेना HX है। क्लियर? अब देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी। एक बात बताइए, पानी में मिला रहे हो वीक एसिड को, यहां ध्यान से समझ लो क्या करना क्या है। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो भैया खड़े ही हो, क्योंकि आप पानी हो। पानी किस पे जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब उसमें कुछ और मिलाओगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, तो थोड़ा भैया और ठंडा होके जमोगे, ठंडा होके जमोगे, यहां कहीं पे जमोगे। मान लो कि इसका आंसर है -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहे हो, यही आपसे पूछ रहा है। यहां तक हम कैसे पहुंचे? बस डेल्टा TF निकाल लो, समझ लेना 0 से हम इतना नीचे उतरेंगे, इतना कम मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। जब भी हम पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, 0 से और अंदर चला जाएगा। कितना अंदर जाएगा? उसके लिए आपको डेल्टा TF निकालना होगा। चूंकि ये टूटने फूटने वाला क्वेश्चन है तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा? IKF into M। अब I नहीं पता है, यहां पे देखिए हमने मान लिया वीक एसिड HX है। HX हमारा 2 पार्टिकल में टूटेगा, 2 पार्टिकल में टूटेगा। और मैंने आपको प्रीवियस टर्म में सिखाया था कि जितने पार्टिकल में टूटे उससे एक कम अल्फा ले लेना, मतलब I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। अगर ये 3 पार्टिकल में टूटता तो 1 प्लस 2 अल्फा, अगर ये 4 पार्टिकल में टूटता तो 1 प्लस 3 अल्फा। डायरेक्ट लिखना होता है, समय बचाना होता है। 2 पार्टिकल में टूटा तो इसका मतलब I बराबर क्या होगा? 1 प्लस अल्फा। जब भी कोई सॉल्यूट टूटता है तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। 1 से कितना ज्यादा होगी देख लो। 2 पार्टिकल में टूट रहा है 1 प्लस अल्फा, जितने पार्टिकल में टूटे उससे एक कम अल्फा रखना। 5 पार्टिकल में टूटे तो 1 प्लस 4 अल्फा। क्लियर हो गया? तो I की वैल्यू भी 1 प्लस अल्फा हो गया। अल्फा आपको मालूम नहीं है, अल्फा परसेंटेज दिया है, तो अल्फा कैसे निकालोगे? परसेंटेज अपॉन 100। इसका मतलब परसेंटेज कितना दिया है? 30 अपॉन 100 कितना आ गया भाई? 0.3। आपको अल्फा भी पता लग गया। तो यहां से देखो डेल्टा TF आएगा I की वैल्यू 1 प्लस ये रख दो 0.3, और फिर रख देना KF कितना दिया है? 1.86, और फिर रख देना मोलालिटी दिया है 0.1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? इसका मतलब आप कितना गिरे? आप कितना नीचे अंदर गिरे हो? 0.24। जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.24 कम हो गए तो किस पे पहुंच जाओगे? -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब आप सोल्यूशन यहां जमेगा। खाली पानी होता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता, पानी में कुछ भी मिलाओगे तो वो देरी से जमेगा। कितना देरी से जमेगा डिसाइड करेगा ये फॉर्मूले से। डेल्टा TF निकाल के उतना ही नीचे गिर जाना, जहां पहुंचोगे वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? D। अब आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो नीट 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये नीट 2011 में क्या पूछ रहा है? पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना, यानी कि ये आपको दिया हुआ है KF। ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF दिया है। सुनो,
KF की वैल्यू भले ही माइनस में दे, लेकिन जब न्यूमेरिकल में लगाओगे KF की वैल्यू तो मॉड वैल्यू लेना, यानी कि वो भले ही माइनस में दिया है लेकिन न्यूमेरिकल में KF की वैल्यू क्या रखोगे 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में मत रख देना क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू लेना। ठीक है, चलिए आपसे कह रहा है 5 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम पानी में मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाय -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए आपसे क्या कह रहा है। एक बात बताइए, जब आप खाली वाटर था आपके ग्लास में खाली पानी था, तो खाली पानी था तो वो किस पे जमता है, सबको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही उसमें आपने 5 ग्राम Na2SO4 मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अभी आपको मैंने बोला है कि पानी में अगर आप कुछ भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वो सोल्यूशन अब और ठंडा होकर जमेगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट उस सोल्यूशन का गिर जाएगा। तो वो दे दिया कि सोल्यूशन भाई यहां जम रहा है, यहां -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जमेगा, उसे और ठंडा करना पड़ेगा तब जाके वो जमेगा। ठीक है भाई, तो यहां ये दे दिया सोल्यूशन का, तो ये आपको TF दे दिया, ये आपको TF नॉट दे दिया। अब एक बात बताइए, आपसे मैं पूछूं कि ये सोल्यूशन कितना नीचे जाके जम रहा है, तो ये नहीं बता लोगे, डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 0 से जब 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड आप नीचे आएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पहुंचेंगे। याद रखिए कि अगर पानी का क्वेश्चन है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो बस सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पे माइनस लिखा है तो उसको प्लस बना दोगे तो वो आपका डेल्टा TF बन जाएगा। लेकिन ये काम तभी करना जब आपके पास पानी हो। ठीक है, और क्यों किया ऐसा काम आप समझ गए, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे उतरेंगे तब जाके आप यहाँ -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे, और ये वो है जिस पर सोल्यूशन जम रहा है जब उस पानी में हमने Na2SO4 मिलाया। ठीक है भाई, कह रहे वांट ऑफ फैक्टर आई बताना है, तो ध्यान से देखिए, आपको डेल्टा TF पता लग गया, आई वाला क्वेश्चन है, आई इंटू KF इंटू M वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब डेल्टा TF आपको पता चल गया है कितना है, 3.82। ठीक, आई की वैल्यू आपको निकालना है, KF आपको दिया है, गलती से माइनस में मत रख देना, 1.86। मोलालिटी क्या होता है भाई, WB अपॉन WB गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर क्या करते हैं 1000। हो गया भाई, तो क्या क्या दिया है वो देख लीजिए, WB वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, यहां रख देना 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जब Na2SO4 का मोलर मास जोड़ोगे तो ये आएगा 142, Na का 23, तो 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 तो 142 आएगा, तो यहाँ 142 रख देना। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, हाँ 45 दिया, यहाँ 45 रख देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आई की वैल्यू लगभग 2.63 आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, बस आई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आंसर क्या हो गया, बी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन नीट 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। A 0.0020 m aqueous solution of an ionic compound ये freezes at इतना number of moles of ions which 1 mole of ionic compound produces on being dissolved in water will be। पहले आप क्वेश्चन आपको मैं आराम से समझा दूं, ये देखो ये सॉल्यूट दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, इसे जब हम पानी में मिला रहे हैं तो एक सोल्यूशन बन रहा है। एक जब सोल्यूशन बन रहा है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस, मतलब अगर हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड को इसके अंदर डालें तो कितने, ये जाकर कितने पार्टिकल में जाके उस पानी के अंदर जाके कितने पार्टिकल में टूटेगा। तो यही तो होता है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड कितने पार्टिकल में टूट रहा है जाकर के, उसी को तो हम आई बोलते हैं। तो इसका मतलब हमसे आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले एक बात समझ लेना कि भाई यहां पर देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज होती है ये नहीं टूटते फूटते, इसके बाहर अगर कोई चीज होता है तो वही टूटता है। तो ये देखो, जब भी ये डिसोसिएट होगा तो एक पार्टिकल तो ये पूरा पूरा ब्रैकेट वाला कहलाएगा और एक पार्टिकल क्या होगा, Cl। तो ऐसा लग रहा है कि 2 पार्टिकल में ये जाके टूटेगा। कैसे कैसे टूटेगा, पानी के अंदर ये तो पूरा पूरा ब्रैकेट एक रहेगा और साथ में एक Cl माइनस अलग होगा। तो कितने पार्टिकल होंगे भाई, 2 पार्टिकल होंगे। लेकिन ऐसे डायरेक्टली टिक मत लगा देना क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज भी दिए हैं, उसके हिसाब से आपको आई निकालना है। याद रखना, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जब किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे तो वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है, वो कुछ और नहीं आई है, क्योंकि यहां पर आपको परसेंटेज नहीं दिया है कि इतने परसेंट टूट रहा है, तो आपको 100% मानना है। और 100% अगर कोई चीज टूटता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ही उसके लिए क्या कहलाता है, आई। तो आपको यहां आई निकालना है।
अब यहाँ क्वेश्चन किसका है ये देखो, फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। ये कह रहे ना फ्रीजेज है इतना, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। और फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी एम। अब डेल्टा टीएफ हमें पता नहीं है, कह रहा है पानी वाला मामला है, पानी वाला मामला है तो फिर से देखो ये पानी है, H2O है, इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप खड़े हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमता है। लेकिन जब पानी में आपने ये मिला दिया तो ये भाई साहब आप जम रहे हैं माइनस 0.00732 पर, यहां जाके जम रहे हैं। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, इतना ही तो कम हुआ, और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा टीएफ आ गया ना। डेल्टा टीएफ मतलब कितना नीचे उतरोगे जो कि यहां पहुंचोगे, तो वो उतरेंगे हम लोग 0.00732, ये आ गया आपका डेल्टा टीएफ। आप रख दीजिए यहां पर 0.00732 बराबर आई निकालना है। के एफ आपको दिया हुआ है, के एफ कितना दिया है, माइनस 1.86 दिया है, यानी कि मॉड्यूलस वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, प्लस का 1.86 ये रखा, और मोलालिटी आपको दिया हुआ है 0.0020। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.96 के आसपास, और इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि 1.96 कोई आंसर नहीं दिया है तो इसे आप 2 बोल सकते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हुआ, 2। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट अब्रॉड 2021 का क्वेश्चन है, और यहां पर क्या पूछ रहा है, 2 सोल्यूशन है, KNO3 और CH3COOH आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। मतलब यहां पर 2 सोल्यूशन बनाया जा रहा है, और दोनों सोल्यूशन कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब पानी में बना रहे हैं। एक में हम घोल रहे हैं KNO3 और एक में हम घोल रहे हैं CH3COOH। 2 सोल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। दोनों सोल्यूशन की मोलारिटी, दोनों सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया गया है 0.1 m मोलर है, ये भी 0.1 m मोलर है, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब आपसे कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो पाई होता है ये कुछ और नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर, और नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके ज्यादा होंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये फंडा आप कब लगाएंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हो, सेम दिया हो। तो वाकई में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन देखो सेम दिया ही हुआ है, तो यही वाला फंडा लगेगा। अब आप एक चीज समझिए, KNO3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो फटाफट टूटेगा, ज्यादा टूटेगा, फटाफट टूटेगा, ज्यादा टूटेगा। तो भाई बताओ ज्यादा पार्टिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा पार्टिकल मिलेगा तो पार्टिकल ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। CH3COOH क्या होता है, वीक होता है, वीक क्या होता है, वीक होता है, ये वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा पार्टिकल देंगे, ज्यादा पार्टिकल पाई भी ज्यादा। तो यानी KNO3 का हमसे बोल रहा था क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर P1, और इस वाले सोल्यूशन का क्या था, P2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, कोई ऑप्शन है, P1 इज ग्रेटर देन P2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये AIPMT 1999 का क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, at 300 Kelvin 5% glucose and 1.1% KCl solution are isotonic। आइसोटोनिक का मतलब है कि इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फा, क्या पूछा जा रहा है, अल्फा। एक बात बताइए, आइसोटोनिक सोल्यूशन की पहचान आप जानते हैं कि ग्लूकोज सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और KCl सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होगा, सेम होगा। ये किसकी पहचान है, आइसोटोनिक की, ठीक है भाई, आइसोटोनिक। अब देखिए पाई बराबर क्या होता है, CRT, तो CRT किसका, ग्लूकोज का, बराबर KCl। एक बात बताइए, KCl ये टूटने फूटने वाली चीज है कि नहीं, ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें पाई का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, I और CRT किसका, KCl का, हो गया। यहां पर अब देखिए टेम्परेचर आपको दोनों के लिए 300 केल्विन दिया, तो टेम्परेचर कट गया, R कट गया, तो बचा क्या, बचा है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बराबर I इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl, यही दिया है, ठीक है। अब एक बात समझिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर ऑफ ग्लूकोज बराबर I इंटू मोल पर लीटर ऑफ KCl, यही करना है आपको। अब यहां पर देखिए मोल क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। 5% ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, यही हुआ, क्योंकि कह रहा है आपसे W/V में बोलना, ग्राम पर ml में, तो 5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन। लेकिन हमें तो चाहिए पर लीटर में, 1000 ml में, मोल पर लीटर में चाहिए, 1000 ml में चाहिए। तो एक काम करिए, दोनों का देखिए वॉल्यूम सेम आने वाला है, ये देखिए 1.1% KCl का मतलब क्या हो गया, 1.1 ग्राम
इन 100 ml सोल्यूशन। तो दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, तो इसको 1000 में बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम ये करें कि 100 ml में 5 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना होगा 50 ग्राम। तो 1000 इधर करोगे 50 इधर करोगे। 100 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना होगा 11 ग्राम 11 ग्राम। तो दोनों आप वही तो करोगे, यहाँ 1000 रखोगे यहाँ 1000 रखोगे और ऊपर आप 50 कर दोगे यहाँ 11 कर दोगे, फायदा कोई नहीं है। दोनों का वॉल्यूम जब सेम है तो सीधा ऐसे उड़ा देना है। अब बचा मोल। मोल क्या होता है, गिवन मास 5 ग्राम अपॉन मोलर मास। कौन है ये, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 बराबर I इंटू मोल गिवन मास 1.1 ग्राम अपॉन मोलर मास 74.5 ये रख देना। तो यहां से आपको I पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा, I। और ये जो I है ये आपका निकल करके आएगा लगभग 1.88 के आसपास। जब सॉल्व करोगे तो I बराबर 1.88 आएगा। ठीक है, अब देखो I किसका पूछ रहा था, KCl का। KCl कितने पार्टिकल में टूटता है, 2 पार्टिकल में टूटता है। तो बताया था I बराबर क्या होता है 1 प्लस अल्फा, बताया था ना। अगर 3 पार्टिकल में टूटता तो 1 प्लस 2 अल्फा। जितने पार्टिकल में टूट रहा है एक कम अल्फा रख देना। 2 पार्टिकल में टूट रहा है इसलिए हमने 1 अल्फा रखा है। ठीक है, 4 पार्टिकल में टूटता तो हम यहाँ 3 अल्फा लिख देते। क्लियर, तो 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा बराबर 1.88। तो अल्फा बराबर क्या आ गया 1.88 माइनस 1 कितना आ गया 0.88। ये हो गया इसका आंसर। अल्फा बराबर क्या आ गया 0.88, ये हो गया इसका आंसर। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया 0.88। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एम्स 2009 का है जो कि इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 38 बन रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% W/V एंड हाइड्रस CaCl2 सॉल्यूशन at 0 डिग्री सेंटीग्रेड assuming 100% आयनाइजेशन। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है 100% आयनाइजेशन। अगर कुछ ना भी बोलता तब भी हम समझ लेते कि ये मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर I तो इसमें आएगा ही आएगा, तो वो भूलना नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई इक्वल टू ICRT, यही तो लगना है। अब जिस केस में 100% आयनाइजेशन होता है तो उस केस में I की वैल्यू कुछ और नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल ही होता है। I की वैल्यू कुछ और नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल ही होता है। तो CaCl2 कितने पार्टिकल टूटेगा, 1 Ca 2 Cl यानी 3 पार्टिकल। तो I की वैल्यू आपको पता लग गई। ठीक है भाई, I की वैल्यू पता लग गई। 20% W/V को खोल दो। 20% W/V का मतलब हुआ 20 ग्राम कौन CaCl2 इन 100 ml सोल्यूशन। ये बात हुई कि नहीं हुई। अब देखिए क्या कह रहा है, पाई इक्वल टू क्या हो गया I इंटू सी का मतलब क्या हो गया मोल पर लीटर इंटू R इंटू T। इसको और खोलो भैया जरा, पाई इक्वल टू क्या हो गया I इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर और मतलब पर लीटर और R इंटू T। इतना हुआ कि नहीं हुआ। एक बात देखिए, पर लीटर में बोल रहा है। पर लीटर का मतलब पर लीटर मतलब 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml सोल्यूशन में बात करनी थी आपको। तो 1000 ml सोल्यूशन में क्या होगा आप बताइए। जब 100 ml में 20 ग्राम है तो 1000 में 200 ग्राम होगा कि नहीं होगा। तो 200 ग्राम CaCl2 इन 1000 ml सोल्यूशन हो गया। 1000 ml का मतलब ही क्या होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर में आपको क्या मिल रहा है 200 ग्राम। चलिए अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो पाई इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है भाई 3। ठीक है, I की वैल्यू 3। गिवन मास कितना 200। मोलर मास कौन है CaCl2 क्या होता है 40 प्लस 2 इंटू 35.5। तो 71 प्लस 40 यानी 111 111 गिवन मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो 1000 ml में बता रहे हो यानी कि 1 लीटर यहां रख दिया। R चूंकि लीटर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो लीटर एटीएम वाले R की वैल्यू रखना है। तो 0.082। अब बचा है T टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो 0 मत लिख देना, ये कैपिटल T है यानी केल्विन में। तो 0 प्लस 273 यानी कि 273 केल्विन हो गया। क्लियर, तो यहां से पाई निकालना है और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 121.14 के आसपास आएगा। ये आएगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। होप सो स्टूडेंट, एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था, सब करवा दिया, सारे क्वेश्चन करवा दिया ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी के साथ। फोड़ के रख दो, 50 तरह के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो करना है सॉलिड करना है और आपके पीवाईक्यूज, एम्स के पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू और उसमें लगने वाले जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, जो ट्रिक लग रहे थे, वो सब बता दिया गया है। अब बस आपको फटाफट ये चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू सो मच।